ते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य का योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद ही प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। यह मानने पर धर्मादि के प्रत्यक्ष का प्रसंग नहीं है, किंतु फिर भी तुम सुखी हो इस वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है उसमें प्रत्यक्षता होनी चाहिए, इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की गई। तो इसके ऊपर सिद्धांति ने कहा कि यह तुम्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमें यह इष्ट ही है, वाक्य से भी प्रत्यक्ष हो जाता है। उसने कहा कि यत्र यत्र वाक्यत्वं तत्र तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्वा भावः, वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। ये अनुमान पूर्व पक्षी के द्वारा दिया जाने पर सिद्धांति ने कहा कि यह अनुमान का जो हेतु है, इस अनुमान का जो हेतु, उसमें व्यभिचार दोष है और यह हेतु सोपाधिक भी है। क्योंकि दशमस्तमसी यहाँ वाक्यत्व है, किंतु प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्व का अभाव रूपी साध्य नहीं है। तो साध्याभाव के अधिकरण में विद्यमान यह हेतु होने से व्यभिचारी हेतु है। कौन सा हेतु? वाक्यत्व हेतु। दूसरी बात, इसमें उपाधि है असन्निकृष्ट विषयत्वम। यत्र यत्र प्रत्यक्ष ज्ञान जनकत्वा भावः तत्र तत्र असन्निकृष्ट विषयत्वम। यत्र वाक्यत्वम तत्र असन्निकृष्ट विषयत्वम नास्ति। यथा दशमस्तमसी, यहाँ क्या है? वाक्यत्व है किंतु असन्निकृष्ट विषयत्व नहीं है, अपितु सन्निकृष्ट विषयत्व ही है। इस प्रकार से उपाधि भी दोष इसमें है। इसके बाद में पूर्व पक्षी ने कहा कि इस प्रकार से तो पर्वत वन्ही वाला है, इस अनुमिति में भी प्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि यदि आप शब्द प्रमाण से भी प्रत्यक्ष स्वीकार कर रहे हो तो अनुमान प्रमाण से भी आपको प्रत्यक्ष मानना चाहिए। तो ये शंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है, सन्निकृष्ट विषयक स्थल पर अनुमान प्रमाण से भी प्रत्यक्ष हो जाए, ये शंका हो गई। ननु एवं तर्हि पर्वतो वन्यमान इत्यादि अनुमितेरपि प्रत्यक्षत्वं स्यात् इति चेत। यहाँ से चलेगा ना? हाँ। तो यदि इस प्रकार से आपने कहा कि सन्निकृष्ट विषय स्थल पर शब्दादिक प्रमाणों से भी प्रत्यक्ष होता है, तो फिर पर्वत वन्य वाला है इत्यादि अनुमिति में भी प्रत्यक्षता हो जाए, प्रत्यक्षत्व स्वीकार किया जाए। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहें तो सिद्धांत कहता है कि तत्र किम पर्वतांशी तदापाद्यते वन्यांश वा। वो जो प्रत्यक्षत्व का तुम आरोप कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा ये आपत्ति उठाई जा रही है, तो वह पर्वत अंश में प्रत्यक्षत्व का तुम आरोप कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा आरोप किया जा रहा है, या वन्य अंश में? किस अंश में प्रत्यक्षता का आरोप तुम्हारे द्वारा किया जा रहा है? यदि कहोगे पर्वत अंश में हम कह रहे हैं कि उसमें भी प्रत्यक्षता स्वीकार करनी चाहिए, तो सिद्धांत कहता है कि नाद्यः, ऐसा पहले में तो तुम्हें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो हमें इष्ट ही है, इष्टत्वात्। पर्वतो वन्यमान, यह अनुमिति ज्ञान है, और इसी अनुमिति ज्ञान के अब दो घटक है, एक पर्वत है और एक वन्य है। उसमें वन्य
अंश में ज्ञान भले ही परोक्ष है, किंतु पर्वत अंश में ज्ञान प्रत्यक्ष ही है। इस प्रकार से सिद्धांत कहता है कि पर्वत अंश में ज्ञान की प्रत्यक्षता हमें इष्ट है। तो ये इष्ट होने के कारण से इस अभिप्राय से सिद्धांत कहता है मूल में, अतः एव पर्वतो वह्निमान इत्यादि ज्ञानमपि वह्न्यंशे परोक्षम पर्वतांशे अपरोक्षम। अतः एव का अर्थ कर दिया है टीका में, प्रमाण चैतन्यस्य योग्य वर्तमान विषय चैतन्य अभेदस्य प्रत्यक्षत्व प्रयोजकत्व अभ्युपगमात् एव। प्रमाण चैतन्य का योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद ही प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। और ऐसा स्वीकार करने से ही पर्वतो वह्निमान इत्यादि ज्ञानमपि, पर्वत वह्नि वाला है इत्यादि जो अनुमिति ज्ञान है, तो अनुमिति ज्ञान भी वह्न्यंशे परोक्षम, वह्नि अंश में परोक्ष है और पर्वत अंश में अपरोक्ष है। इत्यादि मतलब जहाँ जहाँ पक्ष सन्निकृष्ट है, सन्निकृष्ट पक्षक जहाँ पर अनुमिति ज्ञान है, तो वहाँ वहाँ सर्वत्र ज्ञान वह्नि अंश में या वह्न्यादिक जो साध्य होगा उस साध्य अंश में ज्ञान परोक्ष है और पक्ष अंश में ज्ञान अपरोक्ष है। जहाँ पक्ष प्रत्यक्ष है उस स्थल की बात है, ऐसा कहेंगे। गंगा जलम शीतलम जलत्वात् यन्नैवं तन्नैवं मन्निवत्। तो ये जहाँ पर आपका पक्ष प्रत्यक्ष है, गंगा जल के सामने आप बैठ करके अनुमान कर रहे हो, तो पक्ष यदि प्रत्यक्ष है तो उस पक्ष में जो साध्य की अनुमिति आप कर रहे हो, तो अनुमिति ज्ञान का विषय तो पक्ष विशिष्ट साध्य हो जाता है। साध्य विशिष्ट पक्ष, विषय का ज्ञान को अनुमिति कहते नहीं है। तो जैसे पर्वत वन्नी वाला है, वायु रूप रहित है, यहाँ पर जब करेंगे ना अनुमान, वायु में रूप रहितता सिद्ध करेंगे, तब तो फिर वायु रूपी पक्ष अप्रत्यक्ष है। वहां तो बात अलग है, वहां तो पक्षांश में भी परोक्षता है, साध्यांश में भी परोक्षता है। किंतु जहाँ पर पक्ष आपको दिखाई दे रहा है सामने, और उस पक्ष को देख करके आप अनुमान कर रहे हो, घटो विधेय प्रमेयत्वात्, अनुमान कर दिया सामने घट है आपके, तो वह घट में यह जो अनुमान आप करेंगे तो वह पक्ष में प्रत्यक्षता है कि नहीं? तो पर्वत वह्निमान है इत्यादि अनुमिति, इत्यादि से लिया पक्ष सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट पक्षक अनुमित्यादि जहाँ है, तो ऐसा ज्ञान भी वह्नि अंश में परोक्ष है किंतु पर्वत अंश में अपरोक्ष है। तो यह ज्ञान वह्नि अंश में परोक्ष और पर्वत अंश में अपरोक्ष, ऐसा क्यों? एक ही ज्ञान है ना, पर्वत वह्नि वाला है, इसको पर्वत में तो प्रत्यक्षता स्वीकार की जा रही है पर्वत अंश में, और वन्य अंश में प्रत्यक्षता नहीं मानी जा रही है, ऐसा क्यों? तो सिद्धांति मूल में कहता है, पर्वतादि अवच्छिन्न चैतन्यस्य बहिर्निसृत अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य अभेदात्। पर्वतादि अवच्छिन्न जो चैतन्य है, पर्वतोपहित चैतन्य है, उसका बाहर निकली हुई जो अंतःकरण की वृत्ति है, उस वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होने के कारण से, क्योंकि आपका जो प्रत्यक्षता का प्रयोजक है वह घट रहा है पर्वतांश में, तो इसलिए पर्वत का प्रत्यक्ष होता है। हमारे अंतःकरण की वृत्ति चक्षुरादिक इंद्रियों के माध्यम से बाहर पर्वतादिक देश में जा करके उस वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य का और पर्वतावच्छिन्न चैतन्य का अभेद है, इसलिए पर्वत का प्रत्यक्ष है किंतु वह्नि का प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा ही है। पर्वत का भी वही है कि जितने अंश में आपके चक्षु का संबंध है उतने अंश में प्रत्यक्षता है, लेकिन जितने अंश में नहीं है तो उस अंश में पर्वत प्रत्यक्ष नहीं है भले ही, लेकिन अब घट भी आपको तो सामने से ही दिखता है, आगे पीछे अंदर बाहर थोड़ी घट दिखता है। फिर भी घट के कुछ अंश प्रत्यक्ष होने पर भी हम कहते कि घट प्रत्यक्ष है।
अब हम देख रहे, इनको देख रहे, या आप सब लोगों को देख रहे हैं, तो क्या है, आपके शरीर का प्रत्यक्ष मुझे संपूर्णतः हो रहा है? नहीं, सामने वाला कुछ भाग दिख रहा है। सामने वाला क्या, ठंडी के दिनों में खाली सर दिखता है, वो भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इतना ही है, प्रत्यक्ष है। सुफल बाबा तो और ढक लेते हैं। तो उसमें सामने सामने वाला भाग जो होता है तो वही प्रत्यक्ष होता है, पूरा तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो फिर भी हम यही कहते हैं कि प्रत्यक्ष है। जा दोनों अपरोक्ष है, हाँ दोनों परोक्ष है। हाँ, तब दिखाएंगे, बताएंगे। मतलब परोक्ष स्थल पर, जहाँ पक्ष परोक्ष है, उस स्थल के बारे में कहेंगे आगे। तो यहाँ तो पर्वत आदि अवच्छिन्न चैतन्य का बाहर निकली हुई अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होने के कारण से यह ज्ञान पर्वतो वन्यमान, यह अनुमिति ज्ञान पर्वतांश में प्रत्यक्ष है। किंतु वन्यांश में, तो मूल में कह रहे वन्यांशे तु अंतःकरण वृत्ति निर्गमन असंभवेन। वन्नी अंश में, वन्नी जो भाग है ज्ञान का, ज्ञान के दो भाग हो गए, एक विशेषण भाग है और एक विशिष्य भाग है। सविकल्पक ज्ञान है, सविकल्पक ज्ञान विशिष्ट को विषय करने वाला होता है, तो उसमें विशेषण है पर्वत, वन्नी है विशेषण और विशेष्य है पर्वत, दोनों को विषय करने वाला यह ज्ञान है। तो विशिष्ट विषय का यह ज्ञान यदि है तो भी इसमें पर्वत अंश में प्रत्यक्षता है, किंतु वन्य अंश में नहीं है। वन्नी का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। अब देखिए, अभी बात है, विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण ज्ञान कारण होता है, तो विशेषण का ज्ञान ही आपको नहीं हुआ है क्या वन्नी का ज्ञान? विशेषण कौन है? वन्नी है, और विशेष्य पर्वत है। दोनों को मिलकर के विशिष्ट ज्ञान हो रहा है। विशिष्ट ज्ञान के पहले कौन सा ज्ञान होना चाहिए? विशेषण का ज्ञान होना चाहिए। आपको पहले विशिष्ट का ज्ञान या विशेषण का ज्ञान है? विशिष्ट का ज्ञान हो रहा है पहले, तो विशेष वही विशिष्ट होता है। विशिष्ट ज्ञान पहले या विशेषण का ज्ञान पहले? पहले तो विशेषण का चाहिए, लेकिन यहाँ विशेष का होगा। यह विशेष का है, और यह भी समझ लीजिए आप, विशेष का ज्ञान है लेकिन विशिष्ट का अब अंतर कर दीजिए आप। पर्वत का जो ज्ञान हो रहा है आपको, वो तो केवल विशिष्ट का हो रहा है चक्षुरेंद्रिय से। विशिष्ट जो ज्ञान है पर्वत वन्नी वाला है, ये ज्ञान तो बाद में हुआ, बाद में, ये पहले हो रहा है। केवल वन्नी वाला यह ज्ञान पहले हुआ है। ऐसा है। अब बात तो यह भी है कि पर्वत को फिर तब आप उस समय वन्नी का विशेष्य क्यों कहेंगे? तब तो पर्वतत्व का विशेष्य भले ही है कि नहीं? क्योंकि विशेषण विशेष्य दोनों की विद्यमानता है, तो इस विशेषण से विशिष्ट यह है, ऐसा माना जाएगा। हमने पर्वत को देखा पहले, पर्वत को देखने के बाद में धूम को देखा है, धूम को देखने के बाद में हमें व्याप्ति का स्मरण हुआ है, व्याप्ति का स्मरण होने पर परामर्श ज्ञान हुआ है, उसके बाद में वन्नी का ज्ञान हुआ, वन्नी विशिष्ट पर्वत का ज्ञान हो गया, या वन्नी का हो गया, वन्नी के बाद में वन्नी विशिष्ट पर्वत का ज्ञान दोबारा हो गया। तो पहले जो है आपको केवल पर्वत दिखाई दिया है, वन्नी वाला पर्वत है। इस विशिष्ट ज्ञान होने से पहले वन्नी का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। पर्वत वन्नी वाला है, इस अनुमिति ज्ञान से पहले आपको वन्नी का ज्ञान हुआ है, क्योंकि आपको बोला ना कि जहाँ जहाँ धूमे वहाँ वन्नी है, व्याप्ति का स्मरण किया आपने, और उसी प्रकार से यहाँ भी है। मतलब यह पर्वत भी वन्नी धूम वाला है, वन्नी व्याप्य धूम वाला है। नहीं, धूम देखो, आपको केवल पर्वत आपको दिखाई दिया सबसे पहले, स्टेप होती है ना, पक्ष धर्मता ज्ञान होता है, व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता। वैसे तो वो भी तो धूमवान पर्वत ऐसा ज्ञान है, पहले पर्वत को देखा फिर धूम को देखा, या तो ये भी हो सकता है कि धूम के साथ पर्वत को दोनों आप एक साथ देख लेते हैं, तो ये आपकी नज़र सीधी धूम से विशिष्ट पर्वत पर जाती है। कभी आपने पर्वत पर ध्यान दिया, फिर धूम दिखाई दिया, धूम दिखाई देने के बाद में आपको व्याप्ति का स्मरण हुआ, व्याप्ति का स्मरण होने के बाद में परामर्श ज्ञान होना है। अभी यह पर्वत वन्नी व्याप्य धूम वाला है, धूम वाला है, यह ज्ञान है, तो इसका मतलब क्या है? वन्नी का व्याप्य धूम यहाँ है, तो वन्नी यहाँ जरूर है, वन्नी का ज्ञान हो गया।
और वन्नी का ज्ञान होने के बाद में फिर वन्नी विशिष्ट पर्वत का ज्ञान हो गया, जिसको हमें अनुमिति ज्ञान कहना है। वन्नी का ज्ञान हुआ तो फिर दोबारा क्यों कह रहे थे? पर्वत वन्नी मान अनुमिति करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? वन्नी का ज्ञान जो आपको हो गया वो किस प्रमाण से हुआ? ये तो अनुमान प्रमाण से ही हुआ। तो फिर आगे पर्वत वन्नी माने कहने की क्या आवश्यकता है? क्या? तो उसका स्वरूप है ना, ये घट आपको दिखाई दिया तो यह घट है ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है क्या? उस ज्ञान का स्वरूप है वह, यह घट है, यह पट है। इसको एक आप शब्दात्मक आकार देंगे उस ज्ञान को, तो ऐसे आप बोलेंगे। तो वन्नी वहां है तो आपको ज्ञान क्या होगा? अयम वन्नी, ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वन्नी सामने नहीं है आपके। सह वन्नी ही, इस प्रकार से भी उसको वह वन्नी ऐसा कुछ कहने की भी ये नहीं है तो वो परोक्ष ज्ञान का स्वरूप ऐसा ही होता है। लेकिन किसी अन्य देश में, किसी अन्य काल में ऐसे वन्नी को विषय तो नहीं कर रहा है ना ज्ञान। वन्नी हमें दिखाई भले ही नहीं दे रही है, लेकिन है सामने पर्वत पर, इसलिए उसको आप सह ऐसा भी नहीं कह पाते हैं। न इदम रूप से कह पाएंगे, न सह रूप से कह पाएंगे। तो उस वन्नी को कहते हुए, उसका निर्देश करते समय आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि ये पर्वत वन्नी वाला है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये। मतलब क्या है कि वन्नी रूपी विशेषण के द्वारा इसी पर्वत को आपको पृथक करना है, यह पर्वत वन्नी वाला है। तो यह जो विशिष्ट ज्ञान है, ये विशिष्ट ज्ञान को ही अनुमिति ज्ञान कहना है। ऐसा नहीं है कहते हैं कि विशिष्ट ज्ञान अनुमिति ज्ञान है। जिस पर्वत का प्रत्यक्ष हुआ था वो भी अनुमिति के चंगुल में फंस गया, भी अनुमिति का विषय बन गया इनके अनुसार। तो उसमें अनुमिति का विषय अभी बताइए, अनुमिति का विषय पर्वत है या वन्नी है? वन्नी है। दोनों भी है। अनुमिति का विषय दोनों भी है। प्रत्यक्ष आपने देखा था भले ही पर्वत को, लेकिन अनुमिति ज्ञान का भी वह विषय बना, वन्नी वाला पर्वत है। प्रत्यक्ष है तो अनुमिति ज्ञान का विषय कैसे बने? क्यों नहीं, क्या बनने में क्या दिक्कत है? दो ज्ञान का विषय एक पदार्थ बनने में क्या आपत्ति है? नहीं, पर्वत तो सामने दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष दिख रहा है, तो फिर अनुमान करने की जरूरत ही क्या है? पर्वत दिख रहा है, वन्नी दिख रही है क्या? नहीं, हम अनुमान पर्वत का नहीं कर रहे, वन्नी का ही कर रहे हैं। हाँ। लेकिन वन्नी को केवल कहने से काम नहीं चलेगा। वन्नी आपको सामने तो दिख नहीं रही है, तो इसलिए आपको वन्नी जहाँ है उसका ही परिचय देना पड़ता है। ये पर्वत वन्नी वाला है। वन्नी इतना कहने से अनुमिति ज्ञान का स्वरूप नहीं आता है। वन्नी है, यह हो गया। ये इस ज्ञान से, ये वन्नी है, इस प्रकार से यदि ज्ञान का स्वरूप हो तो आप कैसा निर्णय करेंगे कि अनुमिति ज्ञान है, ये शब्द ज्ञान है, शब्द बोध है, या ये उपमिति ज्ञान है? इसलिए सब ज्ञान के स्वरूप अपने अपने अलग अलग होते हैं। भले यह भी है कि शब्द भी कह सकता है कि पर्वत वन्नी वाला है, शब्द से भी इस प्रकार का ज्ञान कभी होता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमने देख लिया धूम और निश्चय कर लिया कि पर्वत वन्नी वाला है, हमने कह दिया ये पर्वत वन्नी वाला है। तो आप भी तर्क आदि पढ़े हैं तो आपने भी हाँ बिल्कुल वन्नी वाला है। तो आपको जो वन्नी का ज्ञान हो गया वो कौन सा ज्ञान हुआ है? तो शब्द बोध है या अनुमिति ज्ञान है? दोनों भी है। क्योंकि मैंने कह दिया पर्वत वन्नी वाला है तो आपने मान लिया कि हाँ, सुन लिया ना, मेरे ऊपर विश्वास है, शिष्ट है, मान लो। तो पर्वत वन्नी वाला है, मेरे वाक्य से आपको ज्ञान हो गया। और दूसरी बात, आपने भी तो अपना दिमाग लगाया कि धूम है तो यहाँ पर पर्वत जरूर है। धूम को देख करके वन्नी का जो ज्ञान हो गया वो अनुमिति ज्ञान भी हुआ। तो ये अनुमिति ज्ञान भी है और शब्द बोध भी है, तो हो सकता है दोनों ज्ञान। और पर्वत अंश में तो क्या है, प्रत्यक्ष भी है। तो पर्वत प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है, पर्वत शब्द बोध का विषय बन रहा है, पर्वत अनुमिति ज्ञान का विषय बन रहा है। तो एक साथ अनेक ज्ञान का विषय बनने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, होता है। हाँ, आवाज आपकी आज नहीं आ रही है। तो वन्नी अंश में तो अंतःकरण की वृत्ति निर्गमन असंभव न, वन्नी अंश में अंतःकरण के वृत्ति का निकलना संभव न होने के कारण से वन्नी देश में नहीं जाती वृत्ति, पर्वत में चली गई, वन्नी तक नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं गई बताइए, क्या उत्तर आप जानते हो? वन्नी तक हमारे अंतःकरण की वृत्ति क्यों नहीं गई? दिखाई नहीं दी। नहीं, उससे क्या? उससे प्रत्यक्ष नहीं हो पाया, प्रत्यक्ष नहीं हो पाया, इसलिए वृत्ति नहीं चली गई।
इंद्रिय का संबंध संबंध से। नहीं है, क्योंकि आपको बोला है कि तालाब का जल बाहर निकलता है चक्षुर इंद्रिय आदि इंद्रियों के माध्यम से, तो उसका रास्ता क्या है? ये नहर कौन सी है? इंद्रियों का संबंध है। वृत्ति निकलती है, वृत्ति निकलती है, बाहर वृत्ति जाती है, जो कि अंतःकरण रूपी तालाब का जल है। वो अंतःकरण तालाब का जो जल है, अब वो जल केवल वृत्ति नहीं, अब वृत्ति के साथ साथ चैतन्य भी है उसके, लेकिन चैतन्य का निकलना नहीं होता है ना। चैतन्य बाहर निकला है क्या? देखिए, जल बाहर आया तो जल के संबंधी जो आकाश था, वो आकाश बाहर निकल गया है क्या? आकाश का तो बाहर निकलना नहीं हुआ ना। आकाश तो पहले से सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए बाहर निकल गई अंतःकरण की वृत्ति। और जो वृत्ति रूपी जल बाहर निकल गया है, वो किस छिद्र से निकला? इंद्रिय रूपी छिद्रों से निकला। ठीक है, निकलने से काम नहीं चलेगा, उसका रास्ता क्या है? कहाँ तक हो जाएगा? निकला तो फिर तो कहीं कहीं जाना चाहिए। वृत्ति निकल गई तो हमें तो कन्याकुमारी का सेतु दिखाई देना चाहिए, इस रामेश्वरम का। निकल गई ना बाहर, तो निकलने से काम नहीं होता है। ये इंद्रियों का संबंध रूपी मार्ग जहाँ तक है, बस वहां तक वो पहुंचेगी, वो उसका रास्ता है। इंद्रियों का संबंध, इंद्रियों का संबंध केवल पर्वत के साथ है, वृत्ति वहां तक ही पहुंचेगी। वन्नी बहुत नजदीक है वहां से, वो कोई दूर नहीं है, लेकिन नहीं, दूर नजदीकता की बात नहीं है। इंद्रिय का संबंध जितना है उतना ही वृत्ति विषय करती है, यहाँ तक कि विषय सामने है। लेकिन यदि चक्षुर इंद्रिय का संबंध केवल जैसे दर्शन के लिए गए हमने, केवल मुख के साथ हुआ, तो बस उतना ही प्रत्यक्ष होगा आपको, बाकी नहीं होगा, बाकी का प्रत्यक्ष नहीं होता है। और वो अब नैयायिकों के पास और भी रहता है, तो वो कहते हैं कि कभी कभी तो सब इंद्रियों का संबंध भी हो जाता है, इंद्रियों का संबंध भी हो जाता है, लेकिन मन संयुक्त इंद्रिय का संबंध ना हो तो सबका प्रत्यक्ष नहीं होता है। लेकिन हमें तो इस प्रकार की प्रणाली का आश्रय नहीं करना है, हम थोड़ा सा अलग ढंग से सोच रहे हैं अभी, कि मन पीछे नहीं, मन आगे है। वृत्ति मतलब आगे पीछे, पीछे भी है आगे भी है। तो वृत्ति जो है अंतःकरण पीछे है और अंतःकरण की वृत्ति आगे है। तो अंतःकरण की वृत्ति जब इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकली है, तो वो उतने ही अंश में विषय करती, सभी अंश में विषय नहीं कर पाती है। तो यह ऐसे क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि संबंध तो पूरे के साथ हो पाता है, हो जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उस समय आपकी जो अंदर की जो प्रेरणा जिस प्रकार की थी, उसी प्रकार से वृत्ति वहां तक पहुंचती है। उसमें भी संकोच हो जाता है वृत्ति का। नैयायिक के पास तो सीधा समाधान है कि इंद्रिय का संबंध हुआ, किंतु मन संबद्ध इंद्रिय का संबंध नहीं हुआ था। इनके पास क्या समाधान है? इनके पास तो मन आगे चला गया है ना, फोकस यदि आगे है तो पूरा पूरा ग्रहण करना चाहिए उसको, लेकिन कहाँ कर पाता है? नहीं कर पाता है ना। पूरे विषय को हम कहाँ ग्रहण कर पाते हैं? विषय संबंध जितने अंश में उतने अंश में भी नहीं देख पाते हैं। तो वह भी एक है कि जैसे इंद्रिय का मार्ग तो बना है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि मार्ग बना इसका मतलब हमें उस मार्ग से पूरी तरह से चलना ही चलना है। हम मार्ग वहां तक है, यहाँ से राम झूला तक मार्ग बना हुआ है। मार्ग बना है इसका मतलब हमें राम झूला तक चलना है, यानी आवश्यक है क्या? नहीं, हमें जहां तक काम है हम वहां तक जाएंगे, रुक जाएंगे, फिर पीछे आ जाएंगे। हमें आगे वाले रास्ते का कोई मतलब नहीं, नहीं जरूरी है। नहीं नहीं, आपके लिए बना, ठीक बनाया था, लेकिन हमें नहीं ना आवश्यक अभी। इंद्रियों का संबंध रूपी मार्ग वृत्ति के निकलने के लिए बना है, लेकिन वृत्ति नहीं निकल गई, वृत्ति का वही तक ही काम हो गया। नहर से जो जल निकला है वो जरूरी थोड़ी कि खेत में जाएगा है, उतने मात्रा में नहीं निकला। वो नहीं निकला तो क्या है, जहां तक उसमें सामर्थ्य था जितना था वहां तक ही जाकर के वो धीरे धीरे कम हो, पीछे से बंद कर दिया आपने। तालाब से निकला हुआ जल थोड़ा सा निकाल दिया, पीछे से बंद हो गया, तो क्या वो जल जितना है और बीच बीच में जहाँ गड्ढे गुड्ढे है वहां जाते इधर उधर होते होते वो तो खत्म हो जाएगा। नहीं, उसको तो जाना ही चाहिए था, मार्ग तो उसको वहां तक बनाया था। मार्ग वहां तक था, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं आया ना, इसलिए वो पहले ही खत्म हो गया। इतनी मात्रा में नहीं आया मतलब क्यों नहीं आया? क्यों बंद किया है पीछे से? मतलब इतना देख देख तो रहा है, फिर पीछे से कहाँ बंद होगा? वो हो गया ना, अपने जो चेतन आत्मा है, प्रेरणा जो होती है ना, जीव का प्रेरणा होती है ना, बुद्धि है, जीव है, इन्होंने ये किया है ना कि देखो देखो बेटा वहां तक जाकर के उतना ही करना है, ज्यादा नहीं, तुमको जितना बताया उतना करना। हनुमान जी वाला काम नहीं करना, और करना तो हनुमान जी जैसे सक्सेस होकर के करना।
तो फंसना नहीं उसमें। तो वहां तक जितना जाता है उतना ही वो लेकर के वहीं तक रुक जाता है। हाँ, पीछे से फिर प्रेरणा मिलेगी, अरे यहाँ तक क्या देख रहा है और देख, ठीक, वो और देखने लग जाता है, क्योंकि संबंध तो है ही, मार्ग तो बना है, लेकिन फिर भी वो पूरा पूरा नहीं कर पाता है। उससे ऐसे वो लग रहा है, ठीक लग रहा है कि मन है, मन का संबंध नहीं हुआ तो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। नहीं, ये तो सर ठीक लगने से क्या बात है आपकी, कुछ बात इनकी मानेंगे, कुछ बात इनकी मानेंगे, अर्ध जरती न्याय कैसे करना है। इधर उधर मत हो, एक टांग उधर एक टांग इधर, ऐसा मत करो। उसमें तो एक तरफ ही होना है, तो आप पूरा पूरा इनके सिद्धांत और ढंग से समझने का, हमें इसी हिसाब से सोचना है कि वो ऐसा ही है कि वृत्ति भी कोई स्वतंत्र नहीं है ना, विषयाकार हो गई, ठीक है, बाहर निकली हुई है, लेकिन उसको भी जितना सामर्थ्य दिया है पीछे वाले ने उतना ही वो करेगी। पूरे में फैलने मात्र से काम नहीं होता है, उतना ही होता है, उतना ही वो ग्रहण कर पाती है। तो वन्य अंश में, वन्य वहां नजदीक ही है, पर्वत के बिल्कुल नजदीक, नजदीक है। यहाँ तक कि कभी कभी क्या है, पर्वत ऐसा है मान लो, तो ये बहुत दूर दूर तक हमें पर्वत दिखाई देता है सब तरफ से, और वन्य उसके बिल्कुल नजदीक ही है, पीछे एक बड़ा सा चट्टान है, उस चट्टान के पीछे वन्य है, और उससे आगे भी हमारी दृष्टि जा रही है इधर उधर की दिशा में, लेकिन नजदीक वाले वन्य तक यदि नहीं है इंद्रिय का संबंध, तो नहीं अंतःकरण की वृत्ति पहुंचती है। मतलब यह है कि इंद्रिय का संबंध जितना है उतने में वृत्ति को पहुंचना अनिवार्य है, यह आवश्यक नहीं है। और जहाँ इंद्रिय का संबंध नहीं है वहाँ एक पग भी वृत्ति आगे नहीं निकलती है, बस वहीं तक ही ठीक ठीक जाएगी, रह जाएगी, आगे नहीं निकलेगी। अब आप चाहे जितना प्रयास करो, होता है ना, आप बहुत एकाग्र होकर के देखने का प्रयास करते हो, बहुत दूर है या बहुत सूक्ष्म वस्तु है, वो देखना चाहते हैं, लेकिन नहीं ना इंद्रिय का संबंध बनता तो नहीं दिखता है वो पदार्थ। मतलब ये वृत्ति इतनी हरामी है कि वो जितना अंश में ये इंद्रियों का संबंध है वहां तक ही काम करेगी, और वो भी पूरे अंश में नहीं करेगी, उसको जितना बताए उतना करेगी। बताने वाला कौन है, तो वही आपको प्रेरक है, प्रमाता है, वो कितने मात्रा को जानना चाहता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। नहीं, वो तो सबको जानना चाहता है, ये आप नहीं कह, सबको जानना चाहता है तो वो सब देखेगा। फिर यदि वो सबको जानना चाहता है तो आगे पीछे सब देखेगा वो, नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, ऐसा ही है। हम किसी दूसरे के साथ मोबाइल खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या है, जाते हैं तो इतना देखना थोड़ी है, क्योंकि हमें थोड़ी लेन देन है, घाटा हो गया तो उसका हो जाएगा, हमारा नहीं। खुद जाओ, खुद का खरीदना जब होता है तब देखो, इधर से देखेगा, पीछे से देखेगा, आगे से देखेगा, खोल करके देखेगा, ये सब देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये हमें लेना है, आपने अनुभव किया है कि नहीं, दूसरे के लिए जब हम काम करते हैं तो थोड़ी ढिलाई जरूर रखते हैं, इतना नहीं होता है हमसे जितना हम अपने लिए करते उस समय जब सतर्कता रखते हैं। तो वैसा ही है, इसका अर्थ यह है कि हमारे अंतःकरण को के द्वारा जिस प्रकार की प्रेरणा है, या जो हम चैतन्य है उस चैतन्य के द्वारा जिस प्रकार की प्रेरणा जीव के द्वारा जैसी प्रेरणा उसको दी जाती है, उतना काम वृत्ति करती है, वो भी संबंध में करती है, अतिरिक्त नहीं करती है। गुरु जी, अंतःकरण वृत्ति का पूर्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता? हम्म? अंतःकरण की वृत्ति का पूर्व ज्ञान से कोई संबंध होता पूर्व है? ज्ञान मतलब? जैसे हमने पहले वन्य को देख लिया है, हम्म, तो हमें वन्य का ज्ञान तो है ही, हम्म, धुएं को भी देखा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ वन्य है, ऐसा ज्ञान हमें हो चुका है। फिर हमने पर्वत में धुआं देखा, हम्म, फिर वन्य का ज्ञान हो गया। हम्म, तो फिर उसने वन्य को धुएं को देख के वन्य को भी कर लिया कि धुआं है तो वन्य भी है, हम्म। तो फिर वो वृत्ति के द्वारा उसका वो नहीं होगा? देखिए, जो जो ज्ञान होता है वो सब वृत्ति के द्वारा ही होता है। आपने पहले भी कभी वन्य को देखा था, वो वृत्ति के द्वारा ही देखा था। अभी भी जो आपको स्मरण आ रहा है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्य है, तो वह भी वृत्ति के माध्यम से ही आ रहा है। स्मृति भी एक वृत्ति ही है। स्मृति भी क्या हो रही है, एक वृत्ति है। स्मृति और सामने देख रहे प्रत्यक्ष, वह भी वृत्ति है। और जहाँ विषय सामने नहीं है, विद्यमान है, वहाँ भी वृत्ति काम कर रही है। तो ये वृत्ति का ही खेल चल रहा है। एक वृत्ति चली गई, बीत चुकी है, पहले वन्य को जिसने विषय किया था वो अब है नहीं। अब की वृत्ति धूम को विषय कर रही है, और धूम को विषय करके फिर वह जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्य होती है। ये नियम होने के कारण से फिर वह वन्य को भी विषय कर रही है। लेकिन वह वन्य को विषय कर रही है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह अंतःकरण की वृत्ति वहाँ उस देश में जाकर के विषय कर रही है। वृत्ति को किसी पदार्थ को विषय करने के लिए उस देश में जाना
अनिवार्य है, ये जरूरी नहीं है। वहां जाए बिना भी वृत्ति उसका आकार धारण कर सकती है। नहीं, किसी प्रकार से, शब्द प्रमाण से हो, धूम रूपी अनुमान प्रमाण से हो, और भी कही है कि शब्द हमने सुन लिया तो हमारे अंतःकरण की वृत्ति उस विषय का आकार धारण कर लेती है। विषय सामने नहीं है, जरूरी नहीं है। हाँ, प्रत्यक्ष जब करना है तो विषय सामने होना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण होता है विषय, परोक्ष ज्ञान का कारण विषय नहीं होता है। अतीत विषय का प्रत्यक्ष होता है, अनागत विषय का प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विषय कभी अतीत नहीं होता है, प्रत्यक्ष का विषय कभी भविष्य नहीं होता है। प्रत्यक्ष का विषय हमेशा वर्तमान रहता है। वर्तमान होने पर भी वो इंद्रियों के निकटता में होना चाहिए, तभी उसका होगा। इंद्रिय के सन्निकृष्ट स्थल पर हो तो फिर वृत्ति वहां जाकर के उसको विषय करेगी तो प्रत्यक्ष होगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष स्थल पर वृत्ति वहां पहुंच करके उसका आकार धारण करती है, लेकिन परोक्ष स्थल पर वृत्ति वहां नहीं जाती है। वृत्ति केवल सुनकर के अंदर ही उसका आकार धारण कर लेती है। यही प्रत्यक्ष और परोक्ष में अंतर होता है। वृत्ति ज्ञान ही है परोक्ष भी और प्रत्यक्ष भी, लेकिन प्रत्यक्ष यह वृत्ति ज्ञान ऐसा है कि वो विषय देश में जा करके उसके आकार वृत्ति होने से वह प्रत्यक्ष हुआ है। परोक्ष स्थल पर वृत्ति अंदर ही आकार धारण करती है। तो यहाँ देखो, यह ज्ञान प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी है। पर्वतांश में ज्ञान प्रत्यक्ष है और वन्यांश में ज्ञान परोक्ष है। क्यों? क्योंकि पर्वतांश में अंतःकरण की वृत्ति बाहर जा करके उसके आकार हो चुकी है, और वन्यांश में वृत्ति नहीं पहुंच पाई वहां तक, तो उस वृत्ति ने क्या किया, अंदर ही अंदर उस वन्नी का आकार धारण किया। पर्वत को विषय करके वृत्ति तो लौटी है, और यहाँ फिर अंदर वन्नी का आकार धारण कर लेती। या तो पर्वत में वृत्ति वैसी बने रहने दीजिए, क्योंकि हम कहते हैं पर्वत वन्नी वाला है, तो वृत्ति सामने भी है। अभी आपको बोला था कि अंतःकरण की वृत्ति एक काल में एक ही हो, ये जरूरी थोड़ी है, कई वृत्तियां हो सकती है कि नहीं। मैं क्रोधी हूँ, यह जब ज्ञान मुझे हो रहा है तो मुझे मेरे क्रोध वृत्ति का भी ज्ञान है कि नहीं। ज्ञान है और क्रोध वृत्ति का है, तो क्रोध भी एक वृत्ति, ज्ञान भी एक वृत्ति है। इसलिए पर्वत वन्नी वाला है इस अंश में। यहाँ पर पर्वत स्थल पर जो वृत्ति बनी है तो वो बाहर पहुंची हुई है, वो पर्वत के आकार है, लेकिन वन्नी के आकार की जो वृत्ति बनी वो बाहर नहीं है। वन्नी के आकार वाली वृत्ति कहाँ है, वो अंदर है। अब उसका और इसका क्या संबंध है? अब वो तो संबंध आपको बोला ही है, बटन यहाँ दबाते लाइट यहाँ जलती है, संबंध है ना उसका। तो वृत्ति आगे बाहर चली गई है तो पीछे भी तुरंत उसका पता चलता है। मकड़ी का भी दृष्टांत आपको दिया था। जाला जहां तक है मकड़ी का, आप किसी भी कोने में आप थोड़ा सा कुछ खाद्य पदार्थ डालो, तुरंत मकड़ी को पता चलता है, दौड़ते हुए वहां आ जाती है। अब कैसे पता चलता है, भगवान जाने, है उसका कोई संबंध। तो वृत्ति हमारी बाहर है, तो अब जिस समय वृत्ति पर्वत के आकार हो जाती है ना, उसी समय हमको ज्ञान हो जाता पीछे, है ना। आगे लगे तो गोली, पीछे होता आवाज, उसमें देर नहीं है। तो वृत्ति उसके आकार हो गई, और तुरंत दूसरे वृत्ति ने क्या कर दिया, वन्नी का आकार धारण कर लिया। एक वृत्ति ने पर्वत का आकार धारण कर लिया, एक वृत्ति ने वन्नी का आकार धारण कर लिया, दोनों मिलकर के पर्वत वन्नी वाला है, ऐसा ज्ञान हो गया। इसमें दो वृत्तियां हैं। लेकिन नैयायिक ही कहते हैं कि जब वन्नी को विषय करने वाली वृत्ति है, वो केवल फिर वन्नी को नहीं विषय करती, वन्नी विशिष्ट पर्वत को विषय करने वाली एक अणुमित्यात्मिका वृत्ति उत्पन्न होती है, ऐसा इनका कहना है। उसके ऊपर सिद्धांत कह रहा था कि वन्नी अंश में अंतःकरण वृत्ति का निर्गमन संभव न होने के कारण से, बाहर निकलना संभव न होने के कारण से, वन्यावच्छिन्न चैतन्य से प्रमाण चैतन्य से च परस्परम भेदात, वन्यावच्छिन्न चैतन्य का और प्रमाण चैतन्य का परस्पर भेद है। वन्यावच्छिन्न चैतन्य बाहर है और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अलग है। भले ही पर्वत देश में, फिर भी उस वहां नहीं है जहां पर वन्नी है। इसलिए इन दोनों का भेद होने के कारण से वन्य अंश में प्रत्यक्ष नहीं होता है। टीका में देखिए, वन्य अंश में, पर्वत अंश में यदि प्रत्यक्षता की आपत्ति की जाती है तो सिद्धांति ने कहा कि हमें इष्ट है, ये बोला था ना, इष्ट है। क्यों इष्ट है? क्योंकि प्रमाण चैतन्य का योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद
रूपी प्रत्यक्षता का प्रयोजक स्वीकार करने के कारण से। अब दूसरा आरोप क्या था? वन्यांश में भी प्रत्यक्ष है यह ज्ञान। सिद्धांति द्वितीयम प्रत्याह, सिद्धांति दूसरे के प्रति कहता है कि वन्यांश में यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों प्रत्यक्ष नहीं है और पर्वतांश में क्यों प्रत्यक्ष है? तो पहले पर्वतांश में प्रत्यक्ष क्यों है? आद्य हेतु माह, प्रथम में हेतु सिद्धांति कहता है कि ऐसा है कि पर्वतावच्छिन्न चैतन्य का अंतःकरण वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद है, इसलिए पर्वतांश में ज्ञान प्रत्यक्ष है और दूसरे में ज्ञान परोक्ष है। क्यों? तो द्वितीय हेतु माह, वन्यांश में ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, इसमें हेतु है कि वन्यांश में अंतःकरण की वृत्ति बाहर नहीं निकली हुई है और निकलना उसका संभव न होने से। क्यों संभव नहीं है? वहां तक मार्ग नहीं बना है, तो वो संभव न होने के कारण से वन्यावचिन्न चैतन्य का प्रमाण चैतन्य के साथ परस्पर अभेद न होने के कारण से वन्यांश में ज्ञान परोक्ष है। पूर्व पक्षी शंका करता है, ननु सिद्धानुगम मात्रम ही कर्तुम युक्तम परीक्षकैः न सर्वलोक सिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनम इति भट्टपादैः उक्तत्वात् लक्षणेन प्रसिद्धस्य अनुमितित्वस्य निवर्तनम अयुक्तमिति चेत् तत्राह। सिद्ध का अनुगमन केवल किया जाता है, परीक्षकों के द्वारा सिद्ध का केवल अनुगमन करना ही उचित होता है। जैसा है उसका पीछे पीछे वैसे बोलना चाहिए। हम बहुत विद्वान हो गए, इसका मतलब क्या हम वन्नी को उष्ण कहेंगे? नहीं कह रहे। वन्नी को जल को हम उष्ण कहेंगे या वन्नी नहीं। को शीतल कहेंगे? नहीं, हम वो उसको कह देंगे। दो पदार्थ हम उसको तीन कहेंगे, ये तीन है, ऐसा कह पाएंगे? दो है उसको तीन ऐसे कैसे कर सकते हैं आपने? हम बहुत बुद्धिमान है, राजेश्वरानंद जी जैसे कहते हैं। और कोई लड़का पढ़ करके आया, बहुत सारा गणित आदि पढ़ा, अब बेचारे माँ बाप तो अनपढ़ तो थे ही मैया। अब बहुत दिन के बाद बेटा आया तो मैया ने उसको लड्डू खाने के लिए दिए, 2 लड्डू दिए कि बेटा खा लो लड्डू। उसने कहा कि देख मैया, मैं बहुत पढ़ करके आया हूँ, मेरी जादू दिखाता हूँ तुमको। बोले क्या जादू? बोले ये बताइए लड्डू कितने हैं? मैया बोली 2 है। बोले नहीं, ये 3 है। 3 तो नहीं है, 2 ही है, इतना तो मैं सीखी हूँ। नहीं, बोले तुम नहीं सीखी हो, इसमें 3 मैं सिद्ध कर दूंगा। बोले कैसे? बोले गिनाओ। तो गिनाया तो उसने कहा कि 1, और जैसे 2 के ऊपर उसने कहा कि देखो 2 और 1 3, 1 और 2 थे ना, 1 2, दूसरे पर 2 कर दिया तो उसने कहा 2 और 1 3, तो लड्डू 3 है। अब वो इधर से गिने तो भी वो ऐसा ही 2 1 3 कह देता, उधर से जाती तो भी 2 1 3 कह देता। बाप भी आकर के बैठा था अपने बेटा की करामत देखने के लिए, क्या कैसा आकर के बैठ गया। उसने कहा, अब बेटे ने, अब पिता ने कहा कि बेटा देखो, सही में तेरी मैया जो है ना अनपढ़ है, वो कोई पढ़ी लिखी नहीं। पुराने जमाने में कोई पढ़ते थी नहीं लड़कियां। तुम जो कह रहे हैं लड्डू 3 ही है, लड्डू बिल्कुल 3 ही। अब 2 थे लेकिन वो 3 है ऐसा कह दिया। तो लेकिन क्या है? बोले देखो लड्डू 3 है, एक मैं खाता हूँ, एक तेरी मैया खाएगी और तीसरा लड्डू तू खा लेना। ऐसा जो कहते हैं। तो ये जो सिद्ध है, मेरा कहना ये था कि जो पदार्थ 2 है उसको 3 कैसे सिद्ध किया जा सकता है? सिद्ध का केवल अनुगमन ही परीक्षकों के द्वारा किया जाता है और कोई नया सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ऐसा ही है, आदमी को पूछे सिद्ध करोगे, कैसे कैसे हो जाएगा? आदमी को सींग है, कैसे सिद्ध करोगे? ये है, सिद्ध का अनुगमन मात्र ही परीक्षकों के द्वारा करना उचित होता है। सर्वलोक सिद्धस्य लक्षण निवर्तनम न, संपूर्ण लोक से प्रसिद्ध जो पदार्थ है उसका लक्षण के द्वारा निवर्तन नहीं किया जाता है, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती है। हम लक्षण करेंगे, हम युक्ति देंगे और फिर हम ऐसा ऐसा कह देंगे, बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसा है वस्तु का अनुगमन हमें करना पड़ता है। क्या वो महापुरुष ऐसे होते हैं कि वो जो उनकी वाणी का अनुकरण पदार्थ करते हैं, वो जैसे बोलेंगे वैसे पदार्थ होंगे। लेकिन हम लोगों को तो ऐसा ही ना, प्रकृति में जैसे पदार्थ है वैसा ही हम कह सकते हैं। हमारे कहने से पदार्थ अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, नहीं बदलेंगे। क्या है, हमारे कहने से गंगा जी इधर से आ जाएगी क्या? बहुत उधर गंगा जी मैया
उधर बहुत हवा चलती है, आप थोड़ा सा इधर से होकर के थोड़ी देर के लिए फिर वापस चले जाना, कोई बात नहीं। ऐसा वो थोड़ी मानी जाएगा, हमारी बात मानेगी क्या? नहीं। और हम जब कहते कि इधर मत आओ तो फिर वो आ जाती है। यह है कि बात क्या चल रही थी हमारा कि परीक्षकों को केवल अनुकरण ही करना चाहिए पदार्थों का, और लक्षण के द्वारा लोक प्रसिद्ध पदार्थ की निवृत्ति नहीं करनी चाहिए या नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से भट्टपादय उक्तत्वात्, पूजनीय जो कुमार भट्ट जी है उनके द्वारा ऐसा कथन होने से लक्षणेन प्रसिद्धस्य, अच्छा ये ऐसा ऐसा जोड़ना है वहां पर, लक्षणेन सर्वलोक सिद्धस्य, लक्षण के द्वारा जो संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध है। शासनादिमत्वम, लक्षण के द्वारा जो गो पदार्थ लोक में प्रसिद्ध है उसकी निवृत्ति नहीं करनी है। तो अब अनुमितित्वम लक्षण से प्रसिद्ध है, लक्षण के द्वारा प्रसिद्धस्य अनुमितित्वस्य निवर्तनम अयुक्तम, लक्षण के द्वारा प्रसिद्ध जो अनुमितित्व है उसकी निवृत्ति करना उचित नहीं है। इति चेत, ऐसा यदि कहे तो सिद्धांति तत्राह, सिद्धांति वहां पर कहता है कि हमने अनुमितित्व का निराकरण कहा किया, हमने थोड़ी कहा कि अनुमिति ज्ञान है नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि अनुमिति ज्ञान क्योंकि पर्वत वन्य वाला है, ये पर्वत अंश में प्रत्यक्ष है और ये वन्य अंश में परोक्ष है, दोनों मिलकर के अनुमिति ज्ञान है। हम लोक प्रसिद्ध अर्थ का निराकरण नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे नहीं आप कर रहे हो? ये प्रसिद्धि है कि पर्वत वन्य वाला अनुमिति ज्ञान है और आप उसको आधे अंश में प्रत्यक्ष कह रहे हैं, तो आपने लोक प्रसिद्धि का त्याग तो कर ही दिया। ऐसा यदि कहे तो सिद्धांत कहता है कि नहीं, अनुभव देखो क्या हो रहा है। अनुभव, अनुमिति स्थल पर अनुभव क्या होता है? तथा च अनुभव पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमिनोमि, अनुभव क्या होता है? मैं पर्वत को देखता हूँ और वन्य का अनुमान करता हूँ। ये अनुमान है, ये अनुभव है। तो इसमें लोक प्रसिद्धि का अनादर है क्या? नहीं। पर्वत वन्य वाला है आप कह रहे हो भले ही, लेकिन उसमें अनुमिति का विषय केवल वन्य है। अनुमेय, अनुमिति का विषय कौन है? वन्य। वन्य है। अब ये तो न्यायिक भी मानते हैं कि अनुमेय कौन है? वन्य है। पर्वत दिख रहा है, लेकिन आकार जब बताते हो तब वो इस प्रकार से करते हैं, पर्वत वन्य वाला है। यह ज्ञान, पूरे ज्ञान को वे अनुमिति ज्ञान कहते हैं। तो ये अनुभवो भी इत्यर्थः, ये अनुभव भी यहाँ पर क्या है? प्रमाण है, ऐसा कह रहे हैं। हमने जो बात कही ना, ये हम केवल युक्ति से नहीं कह रहे हैं, अनुभव है सबका। तमेव आवेदयति, और उसका ही प्रतिपादन करते हैं कि पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमिनोमि इति। तथा च, कहने का भाव यह है कि तस्याः प्रसिद्धेः वन्यंश विषयत्वात् न तन्निवर्तनम अस्माभिः क्रियते इति भावः। कहने का अर्थ यह है कि तस्याः प्रसिद्धेः, वो अनुमिति की जो प्रसिद्धि है ना, उस अनुमिति के प्रसिद्धि में वन्यांश विषयत्व होने के कारण से, अनुमिति की प्रसिद्धि किसको विषय कर रही है? वन्य अंश को, वन्य अंश को विषय करने वाली होने से न तन निवर्तनम, उस प्रसिद्धि का, प्रसिद्ध अनुमितित्व का निराकरण हमारे द्वारा नहीं किया जाता है, इस प्रकार का भाव है। बल्कि यह लोक प्रसिद्धि का तिरस्कार तो नैयायिक के द्वारा ही किया जा रहा है। एवं स्वपक्षे प्रसिद्ध अनुमानम प्रदर्श परमते तद अतिक्रमणम आपादयति, इस प्रकार से अपने पक्ष में प्रसिद्ध जो अनुमान है उसको दिखा करके, हमने कहा अनुमान इस प्रकार का है, अनुमान केवल वन्य को विषय करता है, पर्वत को नहीं। ये दिखा करके परमते तद अतिक्रमणम आपादयति, न्याय मत में उसका अतिक्रमण का संपादन करता है सिद्धांती। कहता है कि भाई प्रसिद्धि का अतिक्रमण तो आपने ही किया है, लोकानुभव का अतिक्रमण आपने ही किया है, इस प्रकार से सिद्धांति कहता है। मूल में न्याय मते तो पर्वतम अनुमिनोमि इत्यानु व्यवसायापत्ति ही, न्याय मत में तो क्या होना चाहिए? मैं पर्वत का अनुमान करता हूँ, ऐसे अनुव्यवसाय का प्रसंग है। जैसे वन्यम अनुमिनोमि है तो उसी प्रकार से पर्वतम अनुमिनोमि, मैं पर्वत का अनुमान प्रमाण से ज्ञान करता हूँ, अनुमान प्रमाण से मैं पर्वत को जानता हूँ, ऐसा अनुव्यवसाय होता है क्या? अनुव्यवसाय क्या होता है? पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमिनोमि, ये अनुव्यवसाय ज्ञान है। दो प्रकार के ज्ञान है, व्यवसाय ज्ञान और अनुव्यवसाय ज्ञान।
घटपटादिक विषय को विषय करने वाला ज्ञान व्यवसाय ज्ञान है, और घटपटादि विषय को ज्ञान को विषय करने वाला ज्ञान अनव्यवसाय ज्ञान है। ज्ञान का भी जो ज्ञान होता है वो अनव्यवसाय है, और पदार्थों का जो ज्ञान होता है वो व्यवसाय ज्ञान है। तो इसमें ये जो अनव्यवसाय है यह कैसा होता है लोक में? वन्यम अनुमिनो में ऐसा अनव्यवसाय होता है, या पर्वतम वन्यम च अनुमिनो में ऐसा अनव्यवसाय होता है? वन्यम अनुमिनो में ऐसा अनव्यवसाय होता है। तो उसका अतिक्रमणम, उसका आप उस लोक प्रसिद्धि का, लोकानुभव का आपके द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, इस प्रकार से सिद्धांती कह रहा है। यह अणुव्यवसाय का प्रसंग है ऐसा। स्वपक्षात तत्पक्षे वैलक्षण्य द्योतकस्तु शब्द, और अपने पक्ष से नैयायिक के पक्ष में विलक्षणता का सूचक तू शब्द यहाँ पर। हमारे तो कुछ नहीं, हमारा तो ठीक ही चल रहा है, किंतु तुम्हारे मत में ऐसे अणुव्यवसाय का प्रसंग है। ऐसा अणुव्यवसाय का प्रसंग आने दो क्या लोक प्रसिद्धि का तिरस्कार तुम्हारे द्वारा हो रहा है। अभी तुमने ही कहा है कि सिद्धानुगमन मात्रम ही कर्तुम युक्तम परीक्षक ही, तुमने ही कहा यह बात। तो इसलिए सिद्धांती अपने पक्ष से पूर्व पक्ष में विलक्षणता को सूचित करने के लिए तू शब्द का प्रयोग करता है। हाँ, बात यह है कि जहां पर पक्ष असन्निकृष्ट हो, जहां पर पक्ष इंद्रियों के सन्निकृष्ट न हो, वहां तो दोनों अंश में ज्ञान परोक्ष होता है। पक्षांश में भी साध्यांश में भी दोनों अंश में अनुमित ज्ञान परोक्ष होता है, हम मानते हैं। मूल में आया कि असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमित तो सर्वांशे अपि ज्ञानम परोक्षम। असन्निकृष्ट पक्ष है जिस अनुमिति का, ऐसे अनुमिति में तो संपूर्ण अंश में भी ज्ञान परोक्ष होता है। सब कुछ अंश में ज्ञान परोक्ष ही होता है। कैसे? उदाहरण आपको देना पड़ेगा कि जहां पर पक्ष परोक्ष है। पृथ्वी परमाणव, टीका में दे रहे अनुमान, पृथ्वी परमाणव गंधवंतः पृथ्वीत्वात् घटादिवत अनुमान किया। पृथ्वी के परमाणु को पक्ष बना करके क्या सिद्ध कर रहे हैं? गंधवत्वम, पृथ्वी के परमाणु गंध वाले हैं। क्यों? पृथ्वीत्व होने के कारण से। और व्याप्ति कैसी होगी यहाँ पर? हाँ, यत्र यत्र पृथ्वीत्वम तत्र तत्र गंधवत्वम। दृष्टांत क्या है? घटादि दृष्टांत है। उसी प्रकार से पृथ्वी के जो परमाणु हैं तो उसमें भी पृथ्वीत्व हेतु होने के कारण से गंधवत्व साध्य है। तो अनुमान अनुमिति ज्ञान हो रहा है पृथ्वी के परमाणु गंध वाले हैं। पृथ्वी परमाणव गंधवंतः, ऐसे प्रतिज्ञा वाक्य का जो स्वरूप वही अनुमिति ज्ञान का स्वरूप होता है। अब यहाँ पर पृथ्वी परमाणु प्रत्यक्ष है क्या? नहीं। पृथ्वी के परमाणु का प्रत्यक्ष होता है? नहीं होता है। और गंध का? नहीं, गंध का भी नहीं। पृथ्वी के परमाणु के गंध का नहीं होता है। तो पृथ्वी के परमाणु का जो गंध वह भी परोक्ष है, पृथ्वी के जो परमाणु वो भी परोक्ष है। तो यहाँ तो पक्ष भी परोक्ष है और साध्य भी परोक्ष है। या ठीक है, यहाँ हम थोड़ी कहेंगे कि इस अंश में ज्ञान प्रत्यक्ष और उस अंश में ज्ञान परोक्ष है। यहाँ दोनों भी अंश में ज्ञान परोक्ष ही है। सर्वांश भी ज्ञानम परोक्षम, ऐसी जगह पर सब कुछ अंश में ज्ञान परोक्ष ही होता है। इत्यादो अप्रत्यक्ष पक्ष का अनुमितो, यह जो है यह क्या है? अप्रत्यक्ष पक्ष है जिस अनुमिति का, ऐसे अनुमिति में पक्षे साध्य च ज्ञानम परोक्षमेव, पक्ष विषय में भी और साध्य विषय में भी दोनों विषय में ज्ञान परोक्ष ही होता है। इस प्रकार से सिद्धांति कहता है। फिर पूर्व पक्षी के द्वारा शंका की जाती है, ननु सुरभि चंदनम इत्यादि सौरभ्यांशे ज्ञानम परोक्षम अपरोक्षम वा। यदि जब सुरभि चंदनम ऐसा ज्ञान हो गया, मंदिर में जाकर के आपने अभी तक चंदन को सूंघा नहीं है, दूर से देखा है, दूर से देखते ही आप क्या कहते हो? सुरभि चंदनम, ये चंदन सुगंधी है। तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में इत्यादि स्थल पर सौरभ्यांशे ज्ञानम परोक्षम अपरोक्षम वा, चंदन अंश में ज्ञान तो प्रत्यक्ष है, दिख रहा है चंदन, लेकिन सुगंध अंश में ये ज्ञान परोक्ष या अपरोक्ष है। सुरभि एवं सौरभ्यम,
स्वार्थ में है शय प्रत्यय चातुर्वर्ण्यादिभ्यः स्वार्थ उपसंख्यानम जो है, तो सुरभि अंश में सुगंध अंश में ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? ये विकल्प किया जा रहा है, प्रत्यक्ष है या परोक्ष है। पूर्व पक्षी क्या कहता है? देखो, पूर्व पक्षी कहता है ना आप परोक्ष कह सकते हो ना आप प्रत्यक्ष कह सकते हो। ठीक, परोक्ष क्यों नहीं कह सकते? नाद्यः, वो कहता है कि पहला विकल्प ठीक नहीं है। सुगंध अंश में ज्ञान को परोक्ष कहना उचित नहीं है। क्यों? तत्सामग्री अभावात, परोक्ष ज्ञान की सामग्री का अभाव होने के कारण से। कोई ऐसी व्याप्ति आदि दिखाओ। व्याप्ति दिखाने के लिए क्या होना पड़ेगा? यत्र यत्र चंदन खंडत्वम तत्र तत्र सुगंधित्वम, व्याप्ति। ऐसी व्याप्ति है क्या? कई कई नकली चंदन रहते, चंदन खंडत्व तो है लेकिन सुगंधित्व कहाँ है वहां पर? देखिए नहीं, चंदन के पेड़ होते, लकड़ी होती है, उसका हम चंदन नहीं कहेंगे, थोड़ी होता है, वो चंदन ही है। ऐसे तो फिर आप किसी भी पदार्थ का वो पदार्थ नहीं कह पाएंगे, सब में विकृति है। गेहूं का आप गेहूं कह पाएंगे क्या? बाजरा को आप बाजरा कह पाएंगे? ज्वार को, गन्ने को, क्या है, जितने फल है उनको वो कह पाएंगे? इसलिए ये मत देखिए वहां पर क्या है, वो तो हम जिसकी खुशबू आती नहीं उसको हम चंदन ही नहीं कहेंगे, ये नहीं होता है। ऐसे चंदन के पेड़ कई कई रहते हैं कितने जगहों पर चंदन। और अच्छा, ये जो है ना, हम जाते हैं वहाँ बेचने के लिए जो रखते हैं, कहीं कहीं के काट करके लाते हैं, ऊपर से भले ही वो मार लेते हैं, सेंट मार लेते हैं, और उसके ऊपर लिखा रहता है 500, 1000, 800, ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो वो जो बनाए है तो वो सब चंदन है क्या? नहीं, असली चंदन नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ऐसा किया है। या तो वो भी हो चंदन सकता है नहीं कि कह उसके सकते, चंदन नहीं कह सकते ना। क्यों नहीं? यही तो कहा ना आपको, ये जरूरी नहीं है कि वो अन्य ही लकड़ी के हैं, कभी कभी नकली चंदनों से भी तो लाए होते हैं। उसको भी चंदन का नहीं, यही तो मैंने कहा ना, फिर तो आदमी को आदमी नहीं कह पाएंगे आप, सब नकली है। पहले जैसे मनुष्यत्व था वो अभी है क्या? क्या है? मनुष्य का लक्षण जो किया है तो वो तो घट जाएगा ना। हाँ, तो उसमें तो है ना, लक्षण का क्या है? मनुष्य का क्या लक्षण क्या है बताओ? हस्तपाद आदि से युक्त होना, इतने इतने मात्र से मनुष्य क्या कहा जाए? वो ये तो बाहर है, उसके अंतरंग भी तो कोई लक्षण होते हैं, तो बहिरंग लक्षण हो गया। सभी मनुष्य अगर नहीं होता तो विशेष फर्क नहीं पड़ता। है? सभी अगर मनुष्यता को छोड़ते हैं तो उनसे विशेष फर्क नहीं पड़ता, कुछ इधर उधर हो जाता है तब गड़बड़, तो सब ऐसे ही फिर क्या, सब कुत्ते ही है ना? यही तो अब ये इसमें है कि ऐसा एक जैसे कहाँ हो रहे, कुछ मनुष्य ऐसे भी है ना कि जो सही में मनुष्य है, कोई मनुष्य ऐसे भी है कि जो कि राक्षस से गए बीते हैं, और कोई बीच वाले हैं, जैसे कैसे कराचे तीन तुका मने के लिए जन, 3 प्रकार के लोग हैं ना, सात्विक है, राजसी है, तामसी है, ये सब है। लेकिन ये तो आप कहेंगे कि ये तो 3 प्रकार के लोग तो ये नहीं कि कलयुग में है, ये तो कृतयुग में भी थे। लेकिन एक अधिकता यदि हम देखते हैं तो 90% लोग उस समय सात्विक प्रकृति के थे ना, 90-95% कुछ ऐसे थे। तो वो तो अधिकता को देख करके यदि घटाएंगे तो वो मनुष्य थे, हम कहाँ है? एक देश विकृतम अनन्यवत्। ये सब जगह नहीं परिभाषा घटती, एक देश विकृतम अनन्यवत् ऐसा नहीं होता है। इसमें कितने मोबाइल है ये रखे हुए? 2 है। अब कितने हैं? एक क्यों? एक देश विकृतम अनन्यवत् 2 कहो। ये सब जगह नहीं घटाना है, कभी लग जाती तो लग जाती है। उसका अवयव कटने पर ऐसे का है ना? क्या? जैसे उसका कवर निकालेंगे तब कहेंगे ना। हाँ, कवर की क्या बात हो रही? क्या? जैसे 2 कहा आपने। हाँ, 2 किसको कहा है? ये वो इसके अवयव का क्या मतलब है 2 कहने में? जैसे एक देश विकृत मतलब उसके कुछ कटने पर भी वो अन्य नहीं हो जाता है, गधा नहीं बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो द्वित्व संख्या के दोनों भी तो अवयव थे, हाँ, तो इसमें से क्या है? आप इसका कवर हटा दो, कुछ क्या करो। तभी भी मोबाइल ही कहेंगे उसको। नहीं, मोबाइल तो कहने की बात, मोबाइल तो कहना है आपको। हमने ये पूछा कि इस मोबाइल में द्वित्व संख्या एकत्व संख्या है। 2 कुत्ते हैं, एक कुत्ते को आपने भगा दिया, अब क्या है? हम ये थोड़ी पूछ रहे कि ये कुत्ता है या नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि इस कुत्ते में एकत्व संख्या है, द्वित्व संख्या है, क्योंकि ये द्वित्व संख्या विशिष्ट 2 थे कुत्ते। अब उसमें से एक में विकृति हो जाती है तो फिर भी उसको एक द्वित्व विशिष्ट कहो, ऐसा कहना चाहिए आपको। सब परिभाषा ऐसी है, वो नहीं घटानी है, जब जरूरत पड़ती तब लेनी है, बाकी उसको हटा देना है।
क्या चल रहा है कि चंदन। सुरभि चंदनम, इसमें जो है यह सुगंध अंश में ज्ञान परोक्ष है या प्रत्यक्ष है? तो पूर्व पक्षी कहता कि ये ज्ञान परोक्ष नहीं कह सकते हो, क्योंकि उसके सामग्री का अभाव होने के कारण से। सामग्री क्या है? तो परोक्ष ज्ञान की सामग्री जो व्याप्ति ज्ञान है। और भी अब जैसे आप कहेंगे परोक्ष ज्ञान की सामग्री, मैंने कहा है ना सुगंधी चंदनम कह दिया, शब्द प्रमाण है कि नहीं? अब वो आपके लिए की बात नहीं चल रही, मुझे ही हो रहा है ना। मैंने बोला क्या? मैंने बोलने से पहले मैंने समझ लिया ना कि ये चंदन सुगंधी है। तो क्या मैं नहीं बोलता तो मुझे क्या चंदन के सुगंध का ज्ञान नहीं होता? क्या होता कि नहीं होता? क्योंकि मैं कल देख करके आया, सुन करके आया हूँ। देखना मतलब उसका अनुभव करके आया हूँ। अब आज मैंने केवल देखा है, देखते ही मुझे क्या ज्ञान हुआ? सुरभि चंदन, चंदन सुगंध वाला है। फिर मैंने उसको कहा तो बाद में, लेकिन जाना मैंने पहले ना। तो मुझे जो सुगंध का ज्ञान हो गया वो शब्द प्रमाण से हुआ क्या? नहीं, शब्द प्रमाण से नहीं हुआ। हाँ, मेरे साथ वाले को भले शब्द प्रमाण से हो सकता है, वो यदि विश्वास करता है तो, लेकिन मुझे तो शब्द प्रमाण से नहीं हुआ। अच्छा, मेरे पास सुगंध को विषय करने वाली कोई व्याप्ति थी? नहीं, ऐसी व्याप्ति भी नहीं थी। यत्र यत्र चंदन खंडत्वम तत्र तत्र सुगंधत्वम, नहीं है। टुकड़े तो कई पड़े रहते हैं, सब जगह कहाँ सुगंध है? क्वालिटी का मतलब क्या होता है? सब में क्वालिटी है ना। सब एक हर एक पदार्थ में कोई ऐसा पदार्थ नहीं कि उसमें कोई न्यूनाधिकता ना हो, कोई जाति विशेष ना हो, सब में रहता है। हर एक देशी गाय का दूध भी हो तो क्या उसमें अंतर नहीं है? देशी गाय के दूध में भी कई अंतर होता है। भगवान श्री कृष्ण सब गाय का दूध पीते थे क्या? उनके वो जिन गाय का दूध पीते थे वो एक गाय का अलग नस्ल की वो गाय थी कि जिसकी खुशबू आती थी दुग्ध की बहुत दूर तक। तो कहना यह है कि पदार्थ एक होने पर भी उसमें अवान्तर बहुत भेद रहते हैं। तो यत्र यत्र चंदन खंडत्वम तत्र तत्र सुगंधत्वम, ये कोई व्याप्ति है क्या? तत्र तत्र सुगंधः, सुगंधत्वम नहीं। यत्र यत्र चंदन खंडत्वम तत्र तत्र सुगंधः, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो न अनुमिति ज्ञान की सामग्री है, न शाब्द बोध की सामग्री है। तो परोक्ष ज्ञान की सामग्री न होने के कारण से इसे आप परोक्ष नहीं कह सकते हो। दूसरी बात यह भी है कि योग्य विषयत्वाच्च, सुगंध विषय योग्य या अयोग्य है? योग्य है। विषय योग्य है तो योग्य विषय का परोक्ष ज्ञान क्यों होगा? योग्य विषय होने के कारण से सुगंध का जो ज्ञान उसे परोक्ष नहीं कह सकते हैं। दो हेतु दे दिए। एक तो परोक्ष ज्ञान की सामग्री नहीं है इसलिए परोक्ष नहीं है। दूसरी बात, पदार्थ योग्य होने के कारण से उसका परोक्ष नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष योग्य है वह, चक्षु की योग्य नहीं। वो तो अलग सिद्धांत बताएगा। योग्य विषय होने के कारण से इसमें परोक्ष नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं? सुगंध अंश में ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? तो सिद्धांत कहता है, पूर्व पक्षी कहता है न द्वितीय, ये प्रत्यक्ष नहीं है सुगंध अंश में ज्ञान। क्यों नहीं है? क्योंकि तदाकार वृत्तिया भावात, सुगंध के आकाराकार वृत्ति का अभाव होने के कारण से ऐसा सुगंध के आकाराकार वृत्ति नहीं होती है। मतलब देखो, चंदन खंड के आकाराकार वृत्ति हो गई पूरे, अब उसी चंदन खंड में गंध था कि नहीं? लेकिन उसकी आकाराकार वृत्ति नहीं होती है। मतलब कैसा आकार धारण करती वो वृत्ति जाने। जब पूरे चंदन खंड को उसने नाप लिया, उसके आकाराकार हो गई, फिर भी हमें ज्ञान किसका हो गया? चंदन खंड का हो गया, सुगंध का नहीं हुआ। अब ये भी नहीं कहेंगे कि आप वो विषय योग्य नहीं, विषय योग्य है। तो उस इंद्रिय से जन्य जो वृत्ति होती है ना, उसकी योग्यता अलग अलग प्रकार की होती है। जिस इंद्रिय से जन्य वृत्ति है ना, तो उस इंद्रिय का जो योग्य विषय होगा तो उसी अंश में उस वृत्ति की सफलता है। मतलब चक्षु से यदि वृत्ति उत्पन्न हो गई ना हमारे घट को विषय करने वाली, तो वो वृत्ति केवल घट के रूप और घट इस अंश में ही प्रमाण है, उसी का वो प्रत्यक्ष कराएगी। घट के स्पर्श का, घट के गंध का और घट के शब्द का, अन्य जितने धर्म है ना उसमें, उसका प्रत्यक्ष नहीं कराती वो। चक्षु के जितने विषय है उतने का ही वो विषय का, उसका ही प्रत्यक्ष वो करती है। तो मैं क्या कह रहा था कि जब हमने चक्षु से देख लिया चंदन खंड, चंदन खंड के आकाराकार वृत्ति है कि नहीं है? अब सुगंध कहाँ है? उसी तो चंदन खंड में है। अब पूरा व्याप्त हो चुकी है वृत्ति, फिर भी वो वृत्ति इतनी विचित्र है कि वो यदि चक्षु से जन्य है तो वो जो चक्षु का विषय नहीं है उसको विषय नहीं करती है।
वो उतने को ही विषय करेगी जितना चक्षु का विषय है, ऐसा है। तो ये संबंध भी जो होता है, चक्षु का संबंध तो गंध के साथ भी है, लेकिन वो संबंध नहीं। संबंध का मतलब होता है कि जिसमें, जिस इंद्रिय में जिसकी योग्यता है, जो इंद्रिय जहां तक पहुंच सकता है। अब नैयायिकों के लिए तो सीधा होता है कि वो चक्षु उसको ग्रहण करती है, चक्षु जिसका ग्रहण करती है वो चक्षु के योग्य है, वो संबंध वहां पर उचित है। केवल संबंध होने से काम नहीं। रसनेन्द्रिय का संबंध संयोग संबंध फल के साथ है, क्या प्रत्यक्ष होता है? रसनेन्द्रिय से नहीं होता है। संबंध होने से काम नहीं चलता है, उसमें एक अलग तरीके की योग्यता भी होती है, तभी काम होगा वहाँ। तो बात यह है कि सुगंध के आकाराकार वृत्ति नहीं है। सुगंध के आकाराकार वृत्ति न होने के कारण से सुगंध का ज्ञान प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, सुगंध का ज्ञान परोक्ष भी नहीं होगा, सुगंध का ज्ञान परोक्ष भी नहीं होगा। और तीसरा कोई ज्ञान है क्या? तीसरा और कोई ज्ञान नहीं होता है, प्रत्यक्ष और परोक्ष, तीसरा कोई ज्ञान है? ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान या तो परोक्ष होगा तो प्रत्यक्ष होगा, स्मृति ज्ञान परोक्ष ही होगा। कोई भी आप लाओ, जितने ज्ञान लाओ, इसमें दोनों में ही अंतर्भूत हो जाएंगे। सुगंध का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। सुगंध का ज्ञान तो हुआ, लेकिन वो सुगंध का ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ या परोक्ष हुआ, इसका निर्णय नहीं है। उसको प्रत्यक्ष भी नहीं कह सकते, परोक्ष भी नहीं कह सकते। ये शंका करके सिद्धांती आद्य पक्षम अवलंब्य, सिद्धांती प्रथम पक्ष का आश्रय करके कहता है, पहला पक्ष क्या है कि सुगंध अंश में ज्ञान परोक्ष है। इसको लक्ष्य करके सिद्धांती कहता है कि सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानम अपि चंदन खंडांश अपरोक्षम सौरभांशे तुम परोक्षम। मूल में सुगंधी चंदन है इत्यादि जो ज्ञान है, यह ज्ञान भी चंदन खंडांश में प्रत्यक्ष है और सुगंध अंश में परोक्ष है। देखो घट गुरुमान, घट कैसा है? गुरुत्व वाला है। क्यों? क्योंकि स्थूल द्रव्यत्वाद, जो आप कुछ करेंगे उसमें, तो अब आपको जो घट गुरुमान है, घट गुरुत्व वाला है, ये जो ज्ञान हो गया, अब ये ज्ञान घटांश में तो प्रत्यक्ष है और गुरुत्वांश में परोक्ष है ना। गुरुत्वांश में वो परोक्ष होता है। अरे अनुमिति ज्ञान नहीं, भले आप ऐसे ही कहो घट गुरुमान, ये घट गुरुत्व वाला। आपने दूर से देखा, देखते आपने कहा कि घट बहुत भारी है, बड़ा घट देख करके आपको क्या ज्ञान हो गया? घट बहुत भारी है। आपने देखा था क्या उसको? बोरी पड़ी है, आप किसी कहा विद्यार्थी को कहा कि अरे ये बोरी लाना है, थोड़ा सा सेवा करो, ऐसे आते हो खाते हो जाते हो, ऐसा नहीं, सेवा करो यहाँ पर। ठीक है, बोरिया देखी वहाँ पर। अब बोरी देखते विद्यार्थी क्या कह रहा है? अरे ये बहुत भारी है। अब उसको कैसे पता चला भारी है? वो जो हो रहा है ना, उस भारीपन का उसको प्रत्यक्ष हो रहा है क्या? नहीं, बोरी का प्रत्यक्ष है, भारीपन का प्रत्यक्ष नहीं है। तो फिर भी उसको जो ज्ञान है वो सही तो है, तो परोक्ष ज्ञान भी तो यथार्थ होता है। तो चंदन खंड अंश में यह ज्ञान प्रत्यक्ष है और सुगंध अंश में ज्ञान परोक्ष है। सौरभ्यस्य चक्षुरिंद्रिय अयोग्यतया, तो ठीक है, सुगंध अंश में ज्ञान परोक्ष क्यों है? लेकिन क्योंकि सुगंध अंश में या सुगंध में चक्षुरिंद्रिय की योग्यता न होने के कारण से पूर्व पक्षी ने कहा था कि उसका ज्ञान परोक्ष नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें योग्य विषयता होने के कारण से। सिद्धांत ने कहा क्यों नहीं होगा? परोक्ष ज्ञान ही उसका होता है, क्योंकि उसमें योग्य विषयता नहीं है। ये ज्ञान हमें चक्षुरिंद्रिय से हो रहा है, न कि रसने क्या कहते हैं उसमें, नासिका इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से नहीं हो रहा है। तो चक्षुरिंद्रिय के योग्य है क्या सुगंध? नहीं। सुगंध में चक्षुरिंद्रिय की योग्यता न होने के कारण से योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य अभावात्, योग्यत्व घटित जो निरुक्त लक्षण है उसका अभाव होने के कारण से उक्त लक्षण मतलब ये जो था ना, प्रमाण चैतन्य का योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद। अब हम उसको जोड़ेंगे, प्रमाण चैतन्य का तत्त इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, उस इंद्रिय के योग्य और वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, ये अंश अब हमें जोड़ना है यहाँ पर। अब देखो, आप इतने में मत रहो कि प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद। अब लंबा बनाना है आपको, जैसे आप व्याप्ति बनाए थे ना, वैसे एक एक विशेषण जुड़ता जाएगा। यहाँ पर लंबा हो जाएगा, अभी और भी आगे चलना है। तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, प्रमाण चैतन्यस्य
तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावचिन्न चैतन्येन अभेदः, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक है। तो अब यह होने से इसमें सुगंध अंश में ये प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक है नहीं है। तत्त इंद्रिय योग्य नहीं है, वो चक्षुर इंद्रिय योग्य नहीं है, इसलिए उस अंश में ज्ञान परोक्ष होने में कोई आपत्ति नहीं है। अब यह बात यहाँ तक विचार हो चुकी है। सिद्धांत और भी आदि पद से सुरभि चंदन इत्यादि, आदि से मधुरम आम्र फलम, दूर से आम देखा तो क्या कह रहा है, मधुरम आम्ल फलम, बढ़िया से लाल लाल दिखाई दे रहा तो हम ये समझ लेते कि मधुरम आम्ल फलम ऐसा कह देते। तो ये जो ज्ञान है इत्यादि ज्ञान का संग्रह करना है, आगे का विचार कल करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।